नमस्कार, मैं रविश कुमार। आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतरवाने, छेड़खानी कर वीडियो बनाने और गैंग रेप करने के मामले में 3 लड़के पकड़े गए हैं। यह घटना 1 नवंबर की है। घटना के 8 दिनों के बाद इन पर गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ था। इन तीनों के नाम हैं कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल। यह घटना इतनी बड़ी तो थी ही कि दिल्ली के निर्भया कांड की तरह देश भर में गूंज जाती, लेकिन ना तो 1 नवंबर को गूंजी और ना अब। 2014 के पहले का समय होता तो टीवी पर बहस शुरू होने के साथ ही सबसे पहले बीएचयू के वाइस चांसलर और आईआईटी के निदेशक को पद से बर्खास्त कर दिया जाता। इस केस में यह भी नहीं हुआ। घटना के 60 दिनों के बाद इस केस में 3 लड़के पकड़े गए, जबकि ये लड़के अपराध के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने चले गए। कुणाल पांडे तो भारतीय जनता पार्टी के बनारस इकाई के आईटी सेल का संयोजक है, यानी प्रमुख है। सक्षम पटेल भी आईटी सेल का सह संयोजक है, यानी वो भी प्रमुख है। तीसरा आनंद चौहान आईटी सेल की कार्य समिति का सदस्य है। तीनों बनारस आईटी सेल में काम करते हैं और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी तस्वीरें हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। आईटी सेल के नाते उसकी इतनी हैसियत तो है ही कि वह प्रधानमंत्री से इस तरह मिलता है। प्रधानमंत्री तक वह यूं ही नहीं पहुंचा होगा, बीजेपी में खास रहा होगा, तभी उसका नाम उनसे मुलाकात करने वालों की सूची में शामिल किया गया होगा। सक्षम पटेल की क्या ही उम्र है, मगर वह इस तस्वीर में प्रधानमंत्री से मिल रहा है। प्रधानमंत्री से हर कोई नहीं मिल सकता, पार्टी के खास लोगों को ही मिलने का मौका मिलता है। जो भी मिलता है उसकी बाकायदा जांच तो होती होगी। अब यह भी देखिए, यह तस्वीर है गुजरात की। साल के पहले ही दिन खबर आई और यह तस्वीर भी। इस तस्वीर में दवा कंपनी कैडिला के सीएमडी राजीव मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इन पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। कैडिला में काम करने वाली बुल्गारियन मूल की एक महिला ने राजीव मोदी पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। गुजरात हाईकोर्ट के दखल के बाद इस मामले में एफआईआर हुई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला की शिकायत खारिज कर दी थी। नरेंद्र मोदी के गुजरात में राजीव मोदी पर बलात्कार के मामले में केस तब होता है जब हाईकोर्ट का आदेश आता है, पुलिस खुद से नहीं करती। यह फोटो तो याद होगा, ऑस्ट्रेलिया का बालेश धनखड़। इसे कोरिया की 5 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह व्यक्ति महिलाओं को नशीली दवाएं देता था और उन्हें निर्वस्त्र कर वीडियो बनाता था। यह व्यक्ति ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष था। 2014 में नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए तब उनके स्वागत कार्यक्रम का अध्यक्ष था। उनके स्वागत का काम संभाल रहा था। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल था। यह सब मीडिया रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। बालेश धनखड़ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुआ। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो। इसका केस सिडनी की एक बड़ी और महंगी वकील ने लड़ा। इस पर बलात्कार समेत यौन शोषण के 39 मामले दर्ज थे और सभी 39 मामलों में ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने इसे दोषी पाया और सजा सुनाई। तो बलात्कार के मामले में सजा पाए गिरफ्तार लोग रैंडम लोग नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष पदों पर हैं। ऐसे लोगों की पीएम के साथ तस्वीर को आप केवल फोटो बताकर किनारे नहीं कर सकते। बलात्कार के मामले में सजा पाने वाले, आरोप में गिरफ्तार हुए लोगों की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलती है तो यह मामला केवल फोटो का नहीं रह जाता। हम नहीं कह रहे कि अपराध में प्रधानमंत्री का संरक्षण प्राप्त था, इतनी समझ हमें भी है। हम यह कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में उनके तमाम संगठनों में किस तरह के लोग भर गए। राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में ये लोग खुद को राम भक्त का दावा कर किसी पर भी जानलेवा से लेकर मनोवैज्ञानिक धावा बोल देते हैं। इसलिए उनसे सवाल बनता है, इसके पहले क्या कभी भी आपने बलात्कार के मामले में सजा पाए या आरोप में पकड़े गए लोगों की इतनी तस्वीरें आपने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ देखी हैं? क्या इस मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं? उन तक नजदीक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया होती है।
जांच होती होगी तभी कोई पहुंच पाता होगा। बलात्कार के दोषियों आरोपियों की तस्वीर तो आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखी ही। ये भी देखिए, इस फोटो में जो बंदा पीएम के साथ एयरपोर्ट पर दिख रहा है वो संजय शेरपुरिया है। यह ठग है। एक ठग रनवे तक पीएम का स्वागत करने कैसे पहुंचा? शेरपुरिया ईडी के केस रफा दफा करने के वादे करता था। 15,000 युवकों को नौकरी का झूठा वादा कर चुका था। गुजरात में भी इसका व्यापार बताया जाता है। इसे नोएडा पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मुझे एक बात बताइए, निर्भया आंदोलन के समय अगर बलात्कारियों की या शेरपुरिया जैसे ठग की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर मिल जाती तो मीडिया क्या करता? पहले पन्ने पर किस तरह की हेडलाइन लिखी जाती? फोटो का होना प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं है, उनकी राजनीति पर टिप्पणी जरूर है। प्रधानमंत्री के सिस्टम पर टिप्पणी जरूर है, जिसका काम होता है कि जो व्यक्ति पीएम से मिलने आ रहा है उसकी अच्छी तरह से जांच परख हो। उस सिस्टम पर गंभीर सवाल है। क्या प्रधानमंत्री को पता है कि धर्म का नाम लेकर कितने गुंडे, कितने अपराधी उनकी पार्टी में घुस आए हैं और घुस आने के बाद किस किस तरह की वसूली कर रहे हैं? उनके नजदीक भी आ जाते हैं, उनके फ्रेम में आ जाते हैं। यह सवाल तो हम उनसे पूछ ही सकते हैं। खुद को धर्म का नेता पेश करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना सचेत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। वे जानते हैं कि धर्म में खासा आकर्षण है, लेकिन धार्मिक दिखने, लगातार सेवा और आध्यात्म की बात करने का असर उनके अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं को क्या सात्विक और सच्चा सेवक बना रहा है? यह सवाल है। क्या हम प्रधानमंत्री पर दोष मढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इन लोगों के अपराध के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उनसे यह सवाल जरूर कर रहे हैं कि उनकी राजनीति के आकर्षण में कैसे कैसे लोग बीजेपी में आए और उनके करीब पहुंचे। यह सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों का धर्म और राष्ट्रवाद का नाम जपने पर चरित्र निर्माण या परिवर्तन क्यों नहीं हो सका। हम नहीं जानते कि राष्ट्रवाद और धर्म का नाम लेकर ऐसे कितने अपराधी आईटी सेल और बीजेपी में काम करते हैं। तो हम पीएम से पूछ रहे हैं कि क्या आपको इसका जवाब मालूम है? यह सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि उनसे मिलने की क्या व्यवस्था है कि इस तरह के लोग मिल लिए। हम यह सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है, कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल है। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना, लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ यह घटना हुई है। आईआईटी बीएचयू के कैंपस में यह कांड करमनवीर बाबा मंदिर के नजदीक हुआ। मंदिर के पास कांड हुआ। एक और ऐसा ही कांड हुआ था जम्मू के कठुआ में। जनवरी 2018 में मंदिर के भीतर 8 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उस समय शहर में बीजेपी के मंत्री, चेक कीजिए पुरानी रिपोर्ट,
तिरंगा झंडा लेकर बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में निकले थे। यह भी अपने आप में पहला मामला होगा। 2022 में 15 अगस्त के दिन और गुजरात चुनाव से ठीक पहले बिल्किस बानो के साथ बलात्कार के मामले में सजा पाए अपराधियों को जब समय से पहले रिहा किया गया, तब उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। प्रधानमंत्री ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ कहा भी। गुजरात के समाज से अपील तक नहीं की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम नारी की पूजा वगैरह करते हैं, इन्हें तो धर्म और देवताओं का भी भय नहीं हुआ। आईटी सेल के यही वो लोग हैं जो किसी को भी देशद्रोही, सनातन विरोधी साबित करने पर उतर आए तो धर्म का नाम लेकर अपने आप में सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं। इनकी इस ताकत के आगे संस्थाएं भी झुक जाती हैं, सब चुप हो जाते हैं। आईटी सेल जब आपको देशद्रोही, धर्मद्रोही साबित करने पर आ जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, इतना डरा देता है। मेरा सवाल है कि आईटी सेल अब किस तरह का इन सब प्रवृत्तियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। आप कह सकते हैं कि जिस समय की यह तस्वीरें हैं उस समय इन्होंने अपराध नहीं किया था, तो यह बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन इसका जवाब तभी मिलेगा जब यह पता चले कि कुणाल पांडे, आनंद चौहान और सक्षम पटेल पहले क्या क्या करते रहे हैं। क्या उनका यह पहला अपराध है? बीजेपी के आईटी सेल तक पहुंचकर इन्होंने राजनीति और सत्ता के दम पर अपने लिए और पैरवी के नाम पर अपनों के लिए क्या क्या हासिल की। अगर फोटो में कुछ भी खास नहीं, तब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके ट्विटर हैंडल को किसने डिलीट किया? ये तो गिरफ्तार थे, तो हैंडल कौन डिलीट कर रहा था, किस लिए डिलीट किया गया? ये सारी तस्वीरें तो इन्हीं के ट्विटर हैंडल से ली गई हैं। तो कोई है जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी के अन्य नेताओं की छवि की चिंता में इनके ट्विटर हैंडल को डिलीट करवा रहा था। वो कौन है? उस हैंडल में ऐसा क्या था जो डिलीट किया गया? कुणाल पांडे और सक्षम पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर तो मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार किया है। हाल हाल तक वे मोदी की गारंटी को लेकर ट्वीट कर रहे थे। सक्षम ने 7 दिसंबर के बाद से कोई इंस्टा पोस्ट नहीं किया है। जब आप ट्विटर हैंडल डिलीट कर रहे हैं तब तो इसका मतलब यही हुआ कि आप फोटो को काफी महत्व दे रहे हैं। इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं, तभी आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सक्षम पटेल और कुणाल पांडे ने जब प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाई है तब वे किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल थे या नहीं थे। क्या दोनों संत का जीवन जी रहे थे? दिन रात मां भारती की सेवा में नारी वंदना कर रहे थे, बनारस के घाट पर गंगा के सम्मुख निर्जला तपस्या कर रहे थे। अब गोदी मीडिया भी दिन रात लगकर इन सवालों का पता नहीं करेगा। कवरेज तो हुआ है, लेकिन उस तरह घनघोर नहीं जैसे दूसरे मामलों में होता है। तो मुमकिन है कि हम और आप इस बारे में बहुत कुछ ना जान पाएं, मगर यह सवाल तो है कि आईटी सेल में पहुंचकर बीजेपी में खासकर इन लोगों ने राजनीति और सत्ता से क्या क्या हासिल किया। इनके पास वो बंदूक कहां से आई? क्या सभी तीनों के पास बंदूक थी? लाइसेंसी बंदूक थी या अवैध बंदूक थी? बुलेट किसकी थी? यह सब तब पूछा जाता जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सचिन गुप्ता का यह ट्वीट देखिए। 1 जनवरी की रात ट्वीट करते हैं कि तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। नोट: वाराणसी पुलिस ने अभी तक कोई प्रेस नोट, ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दूर की बात है। पुलिस को बताना चाहिए कि प्रेस नोट जारी नहीं करने की बात सही है या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? 31 दिसंबर की सुबह दैनिक भास्कर के सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया है। सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंग रेप के तीनों आरोपी कौन हैं, इसके बारे में पुलिस और शिक्षण संस्थान को 7 दिन बाद ही पता चल गया था। इसीलिए कह रहा हूं कि आईआईटी के डायरेक्टर को बर्खास्त करना चाहिए। आरोपियों का, सचिन गुप्ता लिखते हैं, प्रोफाइल मजबूत होने से इन पर हाथ डालने से बचा जाता रहा। संभवतः पुलिस को ऊपर से क्लियरेंस मिला, तब जाकर आज तीनों आरोपी अरेस्ट दिखाए गए। क्या अब भी आप फोटो ही करेंगे, बल्कि फोटो में नहीं देखेंगे कि कौन किसके साथ खड़ा है और साथ दिखने का लाभ किसे मिल रहा है? एक बार फिर से समझ लीजिए, नेताओं के साथ कोई भी फोटो खिंचा लेता है,
उन्हें भी तनाव रहता है कि पता नहीं फ्रेम में कौन आ गया। कई बार फ्रॉड लोग जानबूझकर बहुत तरह से लग भीड़ कर फोटो खिंचा लेते हैं। खुद मैं भी तनाव में आ जाता हूं जब कोई फोटो खिंचाने के लिए बोलता है। पता नहीं होता कि यह व्यक्ति कौन है, आगे जाकर क्या करेगा और किस तरह का जीवन जीता है। मगर यह मामला वैसा नहीं है। कुणाल पांडे, आनंद चौहान और सक्षम पटेल बीजेपी के आईटी सेल में काम करते हैं। इस फोटो में सक्षम पटेल आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय के साथ हैं। आईटी सेल बीजेपी की ताकतवर इकाई है। इसी का काम होता है प्रचार करना और प्रोपेगेंडा फैलाना। इसकी कई तस्वीरें स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ तस्वीरें हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ फोटो है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ फोटो है। सक्षम की तस्वीर तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ है। तो आप इसमें फोटो मत देखिए, बल्कि इन फोटो में बीजेपी को देखिए और इस कार्यकर्ता के नेटवर्क को। कुणाल पांडे उसी आईटी सेल की बनारस इकाई का प्रमुख है, यानी वह बनारस बीजेपी का एक प्रमुख व्यक्ति है। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसलिए आप इन तस्वीरों को यह कहकर खारिज नहीं कर सकते कि नेताओं के साथ अपराधी फोटो खिंचा लेते हैं। इनकी कोई एक तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हैं। यानी बनारस आईटी सेल के प्रमुख होने के कारण तीनों के लिए पार्टी के नेताओं के दरवाजे कितनी आसानी से खुल गए। ये तीनों बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं। गिरफ्तारी से 3 दिन पहले का यह पत्र है। 29 दिसंबर को भाजपा आईटी सेल के कैंट विधानसभा संयोजक अनुज नाग ने फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी कि भाजपा वाराणसी के आईटी विभाग के संयोजक के रूप में कुणाल पांडे को चुना गया। सक्षम पटेल को सह संयोजक बनाने की घोषणा हुई। अपराध करने के बाद भी इनकी घोषणा हो रही थी। तब तो महानगर बीजेपी के अध्यक्ष विद्यासागर राव से भी जवाब तलब होना चाहिए। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि सितंबर 2021 से ही सक्षम पांडे अपने आप को मंडल का आईटी संयोजक बता रहा है। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है, वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक है तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है, वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है, वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। यह मामला फोटो खिंचाने का नहीं, बल्कि बीजेपी का है। उस पार्टी में काम करते हुए बंदूक की नोक पर आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला है। इन पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड नहीं मांगी। इन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
पुलिस ने इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसलिए आप फोटो नहीं बल्कि उस बीजेपी को देखिए जिसके सामने अब संस्थाएं कितनी कमजोर नजर आती हैं। या आईटी सेल में इसी तरह के लोगों को लाया जाता है जो अपराधी प्रवृत्ति के हों, उन्हें किसी चीज का भय ना हो, झूठ बोलते हों, किसी के खिलाफ गाली तक दे सकते हों। आप जानते हैं कि आईटी सेल जब हमला करता है उसकी भाषा कैसी हो जाती है। ऋषिकेश में भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थीं। उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दें। 18 सितंबर 2022 को पुलकित आर्या समेत 3 लोगों ने अंकिता की नदी में फेंक कर हत्या कर दी, धक्का देकर। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर ने कोर्ट में कहा है कि 23 सितंबर 2022 को उसे 2 बार फोन कर बुलाया गया। पहली बार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कहने पर बुलडोजर चलाया गया और दूसरी बार यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर। अंकिता की हत्या के सबूत मिटाने के लिए बीजेपी की विधायक रेणु बिष्ट फोन करती हैं। यह आरोप तो लगा है। यही आरोप आजम खान पर लगा होता तो उनके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता। 3 दिन पहले 30 दिसंबर की खबर है, उसी उत्तराखंड में पुलिस ने एक स्थानीय भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भाजपा नेता कमल रावत पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग का अपहरण कर उसका बलात्कार किया है। गिरफ्तारी हो चुकी है और पार्टी से निकाल दिया गया है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि गुंडे से लेकर इस तरह की प्रवृत्ति के लोग किसी भी दल में निकल आते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने जो किया है, अगर इनकी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ होती तब क्या होता? मीडिया का कवरेज कैसा होता? तब क्या गोदी मीडिया के एंकर यही बात राहुल के लिए बोलते कि तस्वीर से कुछ नहीं होता, तस्वीर तो कोई भी किसी भी नेता के साथ खिंचा लेता है? क्या ऐसा कहा जाता? क्या बीजेपी यह कहती कि हम इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है? बिल्कुल ऐसा नहीं कहती। आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं। बीजेपी सड़कों पर आंदोलन करती, गोदी मीडिया दिन रात इसे कवर करता, सैकड़ों घंटे की कवरेज होती, प्रधानमंत्री तक बयान देते और स्मृति ईरानी तो जरूर बोलती आक्रामक अंदाज में। अब आप यह तस्वीर देखिए, महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ सक्षम पटेल की तस्वीर है। खुद उसने अपनी इंस्टा पोस्ट पर लिखा है कि स्मृति ईरानी के साथ आईटी सेल की कोर टीम की अहम बैठक हुई। एक केंद्रीय मंत्री आईटी सेल की बैठक ले रही हैं। पता चलता है कि आईटी सेल बीजेपी के लिए कितना अहम है। जब भी महिलाओं को लेकर मुद्दा बनाना होता है, स्मृति ईरानी को आगे किया जाता है। अपनी भावुकता के साथ, आक्रामकता के अंदाज में संसद से लेकर टीवी पर कितनी गरजती है, मगर इस केस में उनका गर्जन तर्जन नजर नहीं आया। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने हंगामा खड़ा कर दिया, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है, कितना बवाल मचा, शिकायत पत्र लेकर स्पीकर के पास गई। क्या हुआ उस मामले में? लेकिन हंगामा हुआ, मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इसलिए उनसे पूछा जा रहा है कि वे क्यों चुप थीं, क्यों चुप हैं, उतनी आक्रामक क्यों नहीं हैं जितनी अन्य मामलों में नजर आती हैं। खबर आने पर जिस तरह की चुप्पी पसरी, उसका एक राजनीतिक मतलब है। यही वो चुप्पी है, उसे संरक्षण की तरह देखा जाना चाहिए। मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, सभी अपराध को गलत कहना चाहिए। क्या इन लोगों ने तब गलत कहा जब गुजरात में बलात्कार के मामले में सजा पाए लोगों को माला पहनाया जा रहा था? इनके हिसाब से गलती केवल विपक्ष की होती है, अपराध केवल दूसरे धर्म के हिसाब से होता है। यहां धर्म का जिक्र जरूरी है। हालत यह हो गई है कि अब ऐसी घटनाओं के वक्त कई लोग राहत की सांस लेने लग जाते हैं कि अपराधी मुसलमान नहीं निकला, वरना गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी किस तरह का बवाल मचाती। अदालत की सजा से पहले अपराधी के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता। तो क्या कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के घर पर बुलडोजर लेकर कोई जा रहा है? लेकिन पिछले 13 दिसंबर को लोकसभा के भीतर जब हमला हुआ, तब भी लोगों ने लिखा कि गनीमत है कोई मुसलमान नहीं था। मीडिया ने भी अपनी रिपोर्टिंग में संसद के भीतर घुसने वालों को आतंकवादी नहीं लिखा। यही वो राजनीति है जिसे 2014 के बाद से आप देख रहे हैं और राजनीति को खोखला और नंगा कर रहे हैं, जो हमेशा ही एक तरफा होती जा रही है। अपराध उसके लिए केवल अपराध नहीं रहा। इसलिए आप कुणाल पांडे, सक्षम पटेल,
आनंद चौहान के मामले से फोटो को अलग मत कीजिए, फोटो को बहाना मत बनाइए। ये वो फोटो है, इसलिए है कि वे बीजेपी में हैं और बीजेपी में भी बहुत से लोग दशकों से काम कर रहे हैं। उन्हें इतनी आसानी से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने का मौका नहीं मिलता है। उन तक कोई भी इतनी आसानी से नहीं पहुंच जाता, हर किसी को समय भी नहीं मिलता। जैसे इस खबर को देखिए, गाजियाबाद की खबर है, अमर उजाला में पहले पन्ने पर छपी थी। बीजेपी के नेताओं से कहा गया कि आप लाइन में लग जाइए, मुख्यमंत्री जब गुजरेंगे तो नमस्कार कर लीजिएगा, उनके दर्शन हो जाएंगे। मगर दर्शन नहीं हुआ, किसी कारण से मुख्यमंत्री आगे निकल गए। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सके। हमने यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया कि बीजेपी में भी कोई भी चाहेगा तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास सीधे या इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईटी कैंपस में यह घटना हुई थी। इस घटना में केस दर्ज कराने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। अगर आंदोलन नहीं होता तो क्या इतने जघन्य अपराध पर पुलिस अपने आप पहल करती, इतनी बड़ी कार्रवाई करती? जब आप यह कहते हैं कि बीजेपी का कोई कसूर नहीं, फोटो किसी के साथ हो सकता है, तब आपको इन तीनों आरोपियों की राजनीतिक प्रोफाइल देखनी चाहिए और सवाल करना चाहिए कि क्या इसी वजह से इन पर 60 दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई। 31 दिसंबर को दैनिक भास्कर ने यह खबर छाप दी। उसी की खबर थी कि सभी तक यह बात पहुंची। इस अखबार ने लिखा है कि घटना के 4 दिन के बाद ही इनका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया था। 7वें दिन इन्हें लड़की ने सीसीटीवी की फुटेज से पहचान लिया था, मगर ये पकड़े गए 60 दिनों के बाद। अब सवाल है कि क्या तब पुलिस को यह नहीं पता चला होगा कि ये कौन है? क्या तब भी ITBHU के वाइस चांसलर या निदेशक को पता चल गया था कि ये कौन लोग हैं? यह बात तब क्यों नहीं मीडिया के सामने लाई गई कि बीजेपी के IT सेल के ये प्रमुख कार्यकर्ता हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मामले में FIR तब हुई जब BHU के हजारों छात्रों ने आंदोलन किया। अमर उजाला ने लिखा है कि 2 नवंबर को जैसे ही छात्रों को इस घटना के बारे में पता चला, हजारों की संख्या में बाहर आ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। यह वीडियो उसी समय का है। अगर इन पर तुरंत कार्रवाई होती तो छात्रों को धरना नहीं देना पड़ता। हजारों छात्रों ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो कैंपस में इंटरनेट बंद किया गया। 23 घंटे तक धरना चला। IIT प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगे। सुबह 10 बजे से धरना शुरू होता है और रात 11 बजे तक पुलिस के आश्वासन के बाद खत्म होता है कि गिरफ्तारी होगी। IIT के निदेशक ने छात्रों को भरोसा दिया कि 7 दिन में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया। प्रशासन ने IIT-BHU और BHU के बीच दीवार बनाने का फैसला किया। हालांकि बाद में दीवार बनाने के फैसले को वापस ले लिया गया। केस दर्ज होने से लेकर गिरफ्तारी में देरी होती है तो यह मामला केवल फोटो का नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इन्हीं फोटो के कारण लाभ उठाने का है। गिरफ्तारी के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो छात्रों ने फिर से 6 नवंबर को IIT के निदेशक के कार्यालय के बाहर धरना दिया। क्या इस वजह से देरी हो रही थी कि किसी को पता था या सभी को पता था कि ये लोग कौन हैं, क्या हैं? दैनिक भास्कर ने तब लिखा था कि प्रोटेस्ट कर रहे छात्र डायरेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक हम नहीं हटेंगे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई। छात्र डायरेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। थोड़ी देर के बाद छात्रों ने डायरेक्टर का मिसिंग पोस्टर जारी किया। स्टूडेंट ने डायरेक्टर के फोटो को लेकर प्रदर्शन किया। दो नवंबर को प्रियंका गांधी ने इन छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया था और प्रधानमंत्री से सवाल किया, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो साफ साफ कह दिया था तभी कि इसमें ABVP के कार्यकर्ता शामिल हैं, तो अजय राय के खिलाफ ही मानहानि की FIR हुई। राहुल गांधी और राय के पुतले जलाए गए। कल हम प्रधानमंत्री बनारस में डंके की चोट पर प्रधानमंत्री का कार्यालय घेरवाने जा रहे हैं। चाहे वो गोली चलाएंगे या लाठी चलाएंगे, हमारे कार्यकर्ता मेरे अनुपस्थिति में मैं नहीं रहूंगा, मैं तो आगे रहूंगा, पर हमारे कार्यकर्ता
कल प्रधानमंत्री के कार्यालय को घेरेंगे और जवाब मांगेंगे। और बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये मजबूर करेगी कि वहां के सांसद नरेंद्र मोदी उन बच्चियों से, वहां के लोगों से माफी मांगे सार्वजनिक रूप से कि उनके संसदीय क्षेत्र में बच्चियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन ओढ़कर, उनका चोला ओढ़कर आज राजनीति कर। कई जगहों पर यह बात आ रही है कि वीडियो फुटेज से घटना के 7 दिनों के भीतर ही आरोपियों की पहचान हो गई थी। गिरफ्तारी में फिर 60 दिन क्यों लगे? कौन लोग थे जो इस पर पर्दा डाल रहे थे? क्या आईआईटी बीएचयू के निदेशक को पता था, जैसा कि मीडिया में छपा है? तब उन्होंने क्या एक्शन लिया? इसलिए हमारा सवाल है कि अभी तक आईआईटी बीएचयू के निदेशक को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? तभी कर देना चाहिए था, तब नहीं तो अब कर देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि वे यह सब बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो सबसे पहले इसी बात पर आईआईटी के निदेशक प्रमोद कुमार जैन को पद और सेवा से हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। कि छात्राओं की शिकायत जब पहुंची तब उन्होंने क्या एक्शन लिया, और जैसा कि अखबारों में छपा है कि उन्हें पता चल गया था कि आरोपी कौन हैं, तब उन्होंने क्या किया? छात्र छात्राओं को धरना प्रदर्शन के लिए क्यों उतरना पड़ा? शिक्षकों को क्यों उतरना पड़ा? ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। आईआईटी के निदेशक के साथ साथ बीजेपी की पूरी जिला इकाई बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। आईटी सेल से जुड़े लोगों की एनआईए से जांच होनी चाहिए कि कैसे कैसे लोग बीजेपी में घुस आए हैं। इनकी संपत्ति की जांच हो, मगर क्या यह सब होगा? समस्या फोटो नहीं है, समस्या है कार्रवाई का नहीं होना, 60 दिनों के बाद होना। पुलिस ने गिरफ्तार तो किया है, मगर 60 दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई। भास्कर ने आरोपियों का बयान छापा है कि कैंपस में प्रदर्शन देखकर वो डर गए और तीसरे दिन मध्य प्रदेश के लिए निकल गए, वहां चुनाव प्रचार किया। यानी इनके भीतर किसी भी तरह का अपराध बोध नहीं था। महिला के साथ अपराध हुआ है। अब इस देश की महिलाएं भी चुप रहने लगी हैं, क्योंकि अपराध बीजेपी के कार्यकर्ता ने किया है। कभी महिलाएं सड़कों पर उतरा करती थी महिलाओं के लिए, मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगा करती थीं। अब नरेंद्र मोदी का नाम आते ही फोटो में अपराधी की तस्वीर देखते ही चुप हो जाती हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि मध्य प्रदेश की एक भाजपा इकाई ने कहा है कि तीनों आरोपी चुनाव के दौरान सोशल मीडिया टीम का हिस्सा थे। उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। किसी भी चुनाव प्रचार के दौरान कई युवकों को बुलाया जाता है, लेकिन वे मध्य प्रदेश भाजपा इकाई के सदस्य नहीं हैं। नवंबर महीने में हुए छात्रों के इस विराट प्रदर्शन को देखकर राहत होती है कि अब भी जनता बची हुई है, छात्रों का ईमान जिंदा है। इनमें से ज्यादातर बीजेपी के ही वोटर होंगे और आगे भी वोटर बने रहेंगे। लेकिन इन छात्रों ने एक गलत का विरोध तो किया, यह बड़ी बात है, इसे नोट करना चाहिए। जब बीजेपी का वोटर गलत का विरोध कर सकता है, तो बीजेपी को भी इसी मामले में उसी वक्त विरोध करना चाहिए था। गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए थी और गोदी मीडिया को दिन रात एक कर देना चाहिए था। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि सितंबर 2017 में कई हजार छात्र छात्राओं ने बीएचयू में प्रदर्शन किया। इनमें अधिकतर लड़कियां थीं। मामला था कि प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ 3 लड़कों ने कैंपस में छेड़खानी की। जब लड़की प्रॉक्टर और वार्डन के पास गई, उसे लौटा दिया गया। उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, उल्टे छात्रा को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इसके जवाब में आक्रोश फैला।
पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। वाइस चांसलर जीसी त्रिपाठी अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए। अप्रैल 2018 में इस मामले में हाईकोर्ट के पूर्व जज वीके दीक्षित की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने त्रिपाठी को क्लीन चिट दे दी और छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक और प्रायोजिक बता दिया गया। 11 छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो गई, जिसमें हत्या की कोशिश की धारा भी शामिल है। बाद में साक्ष्यों की कमी के चलते हत्या के आरोप हटा दिए गए। मौजूदा मामले में खबरें देख रहा था जो छपी हैं। नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। हमारा सवाल है, तब क्या उस रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने किया है, जो वीडियो में पहचाने गए हैं, उनका संबंध बीजेपी से है, उनकी बहुत सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ हैं? तब दूसरा सवाल बनता है कि उन्हें जब रिपोर्ट दी गई थी, तब भी इस मामले में 60 दिनों की देरी क्यों हुई? क्यों नहीं ये सारी बातें मीडिया तक पहुंचने दी गई? और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बीजेपी इस तरह की हुंकारें भर सकती थी। क्या ऐसा हुआ? सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरों को लगाकर पूछा जा रहा है कि ये एंकर कब बोलेंगे। बोल तो रहे हैं, मगर कब दिन रात दहाड़ेंगे, जैसे विपक्ष और दूसरे धर्म के मामले में करते हैं। यह हालत हो गई है गोदी मीडिया की। यह पोस्टर एक तरह की बेचैनी का पोस्टर है, जो पूछ रहा है कि जब दूसरे धर्म का कोई अपराधी होता है, विपक्ष का कोई नेता होता है, यही मीडिया कितना ललकारता है। मगर जब प्रधानमंत्री का फोटो आता है, उसकी भाषा कितनी शालीन हो जाती है। मगर यहां तो एक छात्रा के साथ, आईआईटी की छात्रा के साथ सबसे बड़ी बात है, वह केवल छात्रा नहीं है, बल्कि उस भारत की नारी है जिसकी पूजा होती है। दुनिया भर में भारत अकेला कंट्री है, यानी देश है, जहां नारी की पूजा होती है। बाकी सभी देशों में नारियां पैदा होती हैं, उनकी पूजा भी नहीं होती और वे मर जाती हैं। विनेश फोगाट के आंखों में आंसू देख लीजिए। खिलाड़ी भी हैं, नारी हैं, विजेता हैं, मगर आज बेबस हैं। अपना अर्जुन अवार्ड लौटाने जा रही हैं। अगर यही आंसू 2014 के पहले किसी खिलाड़ी की आंखों में होते तो स्मृति ईरानी और तब का मीडिया और बीजेपी आंदोलन खड़ा कर देती। इस मामले में भी आरोपी बीजेपी के सांसद ही हैं, बृजभूषण सिंह, जिन पर छेड़खानी और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। जब कुछ नहीं हुआ तो साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने पद्मश्री वापस कर दिया और विनेश फोगाट ने अपने अर्जुन अवार्ड को इस तरह से जमीन पर धर दिया। खबर आई थी कि नए चुने गए कुश्ती संघ को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अब खबर आई है कि नए अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि हम बर्खास्त करने के निर्णय को मान्यता नहीं देते हैं। कभी पूरी चुप्पी तो कभी थोड़ा बहुत कवरेज तो हो ही जाता है, लेकिन सवाल दहाड़ने और हल्ला बोलने टाइप का है, पूरा मीडिया का है। खबरें अब नहीं बोलती हैं, लोग अब नहीं बोलते। गोदी मीडिया की चुप्पी के कारण ऐसे पोस्टर तुरंत ही बन जाते हैं और जिस मीडिया को सवाल पूछना चाहिए उस मीडिया से पूछा जाने लगता है। सतीश आचार्य ने मीडिया पर यह कार्टून बनाया है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय आप इसी गोदी मीडिया का कवरेज देखिएगा। जिनसे पत्रकारिता के धर्म की रक्षा ना हो सकी, वो धर्म के नाम पर उस दिन कितना गरज रहे होंगे। भारत की संस्कृति में राम राज्य आने का ऐलान कर रहे होंगे, लेकिन सबको पता है कि राम राज्य इनके बस की बात नहीं, वरना इनके सच से ही जो आज साहिबे मसनद हैं वो साहिब नहीं रहेंगे। यही लोग 22 जनवरी के दिन कितना बोलेंगे, आपको लगेगा कि इनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ। ये धर्म की आड़ में सभी को ललकार रहे होंगे, लेकिन जब बात पत्रकारिता के धर्म की आती है तब इन्हें बोलना याद नहीं रहता। उम्मीद है आपने इस रिपोर्ट के जरिए देख लिया होगा कि धर्म की राजनीति ने राजनीति को अधर्मी बना दिया, पत्रकारिता को भी अधर्मी बना दिया। धर्म की राजनीति और बात बात में धर्म का नाम लेकर आने वाले राजनेताओं ने राजनीति में संत पैदा नहीं किए, बल्कि कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान पैदा किए हैं। मैं 10 साल से कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता आपके बच्चों को दंगाई और गुंडा बना देगी। यह मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा, बल्कि आपके बच्चे दंगाई ना बने, गुंडा ना बने, इसलिए कह रहा हूं। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कीजिए कितने अंकिल और आंटियां इन तीनों का चेहरा समेत ट्वीट कर रही हैं, पोस्ट कर रही हैं और राजनीति और समाज पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
इस राजनीति की सबसे बड़ी देन यही है कि आज का समाज धर्म के नाम पर बलात्कारी को माला पहना सकता है। कहीं लिखकर पर्स में रख लीजिए, यह साल धर्म के नाम पर आपके राजनीतिक विवेक का सत्यानाश करने वाला साल है। हो सके तो अंकिलों को बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।